welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. संजय दत्त के बर्थडे पर उनके इंस्पायरिंग लाइफ लेसन्स. कौन करता था करीना कपूर खान को एडवाइस ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी? क्यों राज कुंद्रा के वकील ने सवाल किया, इज ही अ टेररिस्ट? संजय दत्त की लाइफ है लेसन फॉर मेनी. अपनी ढेर सारी गलतियों से सीखकर जिस तरह संजय दत्त ने खुद को एक मुकाम पर पहुंचाया, वो है बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन. संजय दत्त की लाइफ है एक जीता जागता सबूत कि वन कैन इवन राइज फ्रॉम द एशेज. और आज संजू बाबा के बर्थडे पर डिस्कस करेंगे वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें संजय दत्त चाहते हैं कि उनके फैंस ना दोहराएं. Number 1. Dutt didn't know the law, wishes otherwise for people. संजय दत्त अपने लाइफ टाइम में कई बार जेल गए, लेकिन संजय दत्त का कहना है कि शायद अगर वो लॉ के बारे में जानते तो ऐसी गलतियां नहीं करते कि उन पर टाडा जैसी संगीन धारा लगती. मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूं. मैं अपने टाडा कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था. बॉम्ब ब्लास्ट केस से, उसकी कॉन्स्पिरेसी से, टाडा से. मैं आर्म्स एक्ट में कन्विक्ट हुआ हूं और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेक्शन 120B ऑफ कॉन्स्पिरेसी से मैं बाइज्जत बरी हूँ. टाडा के जितने भी चार्जेस हैं उससे बाइज्जत बरी हूँ और सिर्फ आर्म्स एक्ट में मुझे सजा लगी है. यही वजह है संजू बाबा चाहते हैं कि लोगों को लॉज के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए ताकि उनकी तरह कोई गलती ना करे. Number 2. Life's better than. संजय दत्त ने अपनी लाइफ में हर तरह के बैन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया. यहाँ तक कि जब अमेरिका में वो रिहैब में गए तो डॉक्टर ये जानकर शॉक्ड थे कि आखिर कोई इतने सब्सटेंसेस अब्यूज के बाद जिंदा कैसे रह सकता है. मुझे भूख लगी थी. उस वक्त मेरी माँ गुजर चुकी थी और मैंने नौकर से पूछा, मैंने बोला कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दीजिए. तो उसने कहा कि बाबा 2 दिन हुए आपने खाना नहीं खाया, आप सोते रहे थे. मैं बाथरूम गया, मैंने अपने आप को देखा तो मैं मरने की हालत में था. मेरे मुंह से खून निकल रहा था, मेरे नाक से खून निकल रहा था. और वो देख के मैं डर गया. मैं दत्त साहब के पास गया सुबह 7 बजे और उनको कहा कि मुझे मदद की जरूरत है, मैं ड्रग्स पे हूं. तो मैं एक लकी इंसान था कि दत्त साहब मेरे फादर मुझे यहाँ से अमेरिका ले गए और वहाँ ड्रग केयर सेंटर में मैं 2 साल रहा. लेकिन संजय दत्त ने रिहैब से रिकवरी के बाद ये माना कि सब्सटेंस अब्यूज उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और हर किसी को इससे बचना चाहिए. संजय दत्त ने अपने एक फेमस इंटरव्यू में कहा था, आई वॉन्ट टू टेल यंगस्टर्स, live your life, love your work, love your family. It is better than. Number 3. Want to live hurt-free? Don't have any expectations from friends. संजय दत्त ने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों की मदद की है, लेकिन उनका हमेशा से कहना रहा है कि don't have any expectations from friends if you want to live hurt-free. दरअसल संजय दत्त का ये बयान तब आया था जब उनके जेल जाने के बाद उनका कोई दोस्त उनसे मिलने नहीं गया था. लेकिन संजय दत्त ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, I don't get hurt because I don't have expectations from friends. Number 4. Do your work, don't hope. संजू बाबा की लाइफ का परम ज्ञान ये भी है कि सबको होप रखने से ज्यादा अपना काम करना चाहिए and then you can be successful. संजू बाबा का कहना है कि जब उन्हें जेल हुई थी तो इट वॉज ऑब्वियस टू कीप होप, लेकिन संजय दत्त का कहना है कि उन्होंने अपने काम पर फोकस किया और एक बार उनकी लाइफ का ये बड़ा हर्डल क्रॉस हो गया तो उनकी लाइफ हो गई बहुत आसान.
Number 5. Appreciate small things in life. संजू बाबा चाहे अपनी लाइफ में की गई गलतियों से सीख लेने की सबको सलाह देते हैं, लेकिन एक चीज जो संजू बाबा से सच में सबको सीखनी चाहिए वो है humbleness and appreciating small things in life. From spending time with family to interacting with fans and paparazzi. संजू बाबा रियल लाइफ में जिस तरह खुद को कैरी करते हैं वो डेफिनेटली है सबके लिए एक लेसन टू लर्न। संजय दत्त की लाइफ पर बनी बायोपिक भी इसलिए इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी कि लोगों को ये रियलाइज हुआ कि डिस्पाइट बीइंग अ गुड एंड इनोसेंट पर्सन, संजय दत्त ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से उन्हें काफी खामियाजा भुगतना पड़ा। यही वजह है कि संजू बाबा की लाइफ है लेसन एज वेल एज एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी। अपनी दोनों प्रेगनेंसीज के दौरान करीना कपूर खान को होती थी वाइन और डिजर्ट्स की क्रेविंग? करीना कपूर खान क्या अपनी प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा टाइम बिताती थी ऑनलाइन शॉपिंग पर? और कौन करता था करीना कपूर खान को एडवाइस ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी? करीना कपूर खान ने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स में अपनी प्रेगनेंसी डेज को लेकर काफी सारे रेवलेशंस किए हैं। करीना कपूर खान ने रिवील किया है कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान ढेर सारी अनसॉलिसिटेड पेरेंटिंग एडवाइस मिलती थी और साथ ही वो अपने स्ट्रेच मार्क्स को लेकर थी काफी ज्यादा वरीड। करीना कपूर खान ने ये भी रिवील किया कि गूगल प्रेगनेंसी के दौरान उनका बेस्ट फ्रेंड बन गया था एज बेबो यहीं से बेबी केयर टिप्स लेती थी। यही नहीं, करीना कपूर खान ने प्रेगनेंसी के दौरान बैठकर ढेर सारे बेबी प्रोडक्ट्स की शॉपिंग की और ये उनका फेवरेट पास टाइम बन गया था। बेबो ने ये भी रिवील किया कैसे दोनों प्रेगनेंसीज के दौरान उन्हें वाइन और डिजर्ट्स की काफी ज्यादा क्रेविंग होती थी। वैसे करीना कपूर खान के ये इंस्टा पोस्ट थे फॉर इंटरैक्शन विद फैंस, इसलिए इन रेवलेशंस के साथ बेबो ने कैप्शन लिखा, My next story pretty much sums up most of the things I went through during both my pregnancies. Kareena Kapoor Khan wrote on Instagram and then followed it up with this post. Here's how Kareena Kapoor Khan invited her Instagram family to a game of bingo. आपको बता दें करीना कपूर खान ने अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस को फैंस के साथ शेयर किया है इन हर बुक करीना's प्रेगनेंसी बाइबल। वैसे बेबो की इस बुक के नाम को लेकर जरूर हो गई थी कंट्रोवर्सी। वैसे करीना कपूर खान आजकल दिन रात कर रही हैं मेहनत टू गेट बैक इनटू शेप और बेबो अक्सर अपने फैंस के साथ अपने वर्कआउट की पिक्चर्स शेयर करती रहती हैं और रिसेंटली एक ऐसी ही पिक्चर को शेयर करते हुए करीना कपूर खान रोट, गेटिंग देयर ईच डे एट अ टाइम विद माय ट्रेनर जिम टाइम। यही नहीं, करीना कपूर खान योगा का भी ले रही हैं सहारा टू गेट फिट। साथ ही बेबो इज बैक इन हर पार्टिंग मोड विद हर बेस्टीज और रिसेंटली करीना कपूर खान और उनकी गर्ल गैंग की ये पार्टी पिक्चर्स हुई थी वायरल। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा की बेल हुई रिजेक्ट तो उनके वकील ने पूछा क्या वो है एक टेररिस्ट? तो पुलिस के वकील ने कहा राज कुंद्रा के एक्सप्लिसिट कंटेंट केस में डिजिटल एविडेंस को किया गया है डिस्ट्रॉय। वहीं रिपोर्ट सामने आई है कि राज कुंद्रा ने इस बिजनेस से 5 महीने में कमाए 1,17 लाख रुपीस। राज कुंद्रा को फिलहाल कोर्ट से राहत मिलती नहीं दिख रही है। वहीं उनके खिलाफ कई सनसनीखेज रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। राज कुंद्रा के वकील का कहना है कि राज कुंद्रा को अरेस्ट करना इलीगल है और उन्हें तुरंत बेल दी जानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने राज कुंद्रा के वकील की डिमांड का विरोध किया है। राज कुंद्रा फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद है और उनकी बेल पर एक बार फिर सुनवाई होनी है।
वहीं इन अ रीसेंट डेवलपमेंट राज कुंद्रा की फिल्म के प्रोड्यूसर और गहना वशिष्ठ के खिलाफ पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। दरअसल एक एक्ट्रेस सामने आई है जिसने इन लोगों पर ये आरोप लगाया है कि उनसे जबरदस्ती राज कुंद्रा के ऐप के लिए एक्सप्लिसिट वीडियो रिकॉर्ड करवाया गया। आपको बता दें, गहना वशिष्ठ इस पूरे मामले में अब तक राज कुंद्रा को डिफेंड करती आई हैं। साथ ही शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड राज कुंद्रा को एक और झटका लगा है फ्रॉम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। कहा जा रहा है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर आरोप है कि अपनी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज में इन्होंने की है इनसाइडर ट्रेडिंग और यही वजह है कि उन पर लगाया गया है 3 लाख का जुर्माना। वहीं पुलिस ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि शिल्पा शेट्टी को एक्सप्लिसिट कंटेंट मामले में फिलहाल पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी गई है और फिलहाल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच की जा रही है। अब देखना होगा इस मामले में राज कुंद्रा को कोर्ट से राहत कब तक मिलती है। कार्तिक आर्यन क्यों लेने जा रहे हैं एक प्लेन को उड़ाने की ट्रेनिंग? क्या ये है कार्तिक आर्यन की न्यू हॉबी या फिर किसी खास रीजन की वजह से कार्तिक आर्यन ले रहे हैं पायलट बनने की ट्रेनिंग? रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक आर्यन अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट कैप्टन इंडिया को लेकर प्रेपरेशन मोड में आ गए हैं और रिपोर्टेडली फिल्म के डायरेक्टर हंसल मेहता चाहते हैं कि कार्तिक आर्यन एक रियल पायलट की स्किल्स को अच्छी तरह से सीख लें ताकि फिल्म में उनका कैरेक्टर रियल और ऑथेंटिक लगे। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, It is a real-life mid-air survival story. Director Hansal Mehta is known to favor authenticity. He really can't have Karthik faking the piloting. Karthik will actually learn how to fly a plane so that he's 100% prepared for the part. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की कहानी एक रियल स्टोरी है और ये फिल्म एक पायलट की डिटर्मिनेशन और ब्रेवरी को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाएगी। ऐसे में कार्तिक आर्यन और हंसल मेहता का ये डिसीजन डेफिनेटली है एक मास्टर स्ट्रोक। वैसे कार्तिक आर्यन अपनी चॉकलेटी बॉय इमेज को चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन ने कुछ समय पहले ही अपनी थ्रिलर फिल्म धमाका की शूटिंग को पूरा किया है, जिसमें उन्होंने एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया है। और फिल्म के डायरेक्टर राम मधवानी का कहना है कि कार्तिक आर्यन ने जिस परफेक्शन के साथ ये रोल प्ले किया है, वो अब रियल लाइफ में भी जर्नलिस्ट बन सकते हैं। लेकिन फिल्म कैप्टन इंडिया में पायलट बनना कार्तिक आर्यन के लिए नहीं होगा आसान, क्योंकि इससे पहले अपनी फिल्म मौसम के लिए शाहिद कपूर ने पायलट बनने की ट्रेनिंग ली थी और खुद शाहिद कपूर ने रिवील किया था कि किस तरह की रिगरस ट्रेनिंग से उन्हें गुजरना पड़ा था। फ्रॉम हिज डाइट टू लुक, शाहिद कपूर को हर चीज पर काम करना पड़ा था और शाहिद कपूर ने अपनी ट्रेनिंग को इतनी अच्छी तरह से पूरा किया था कि उन्हें एक F-16 फाइटर जेट को को-पायलट बनकर उड़ाने का मौका मिला था। कार्तिक आर्यन भी अपनी हर फिल्म के लिए देते हैं अपना 100%। ऐसे में किसी के मन में डाउट नहीं होगा कि एक पायलट के रोल में भी कार्तिक आर्यन सभी को इम्प्रेस करने में होंगे कामयाब। Coming up on the show, Miss Diva Supranational 2020 आवृत्ति चौधरी ने किया Zoom से एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन। Hello and welcome to Zoom TV. I'm Parul Sharma and I hope you all are keeping safe and well. Today I have with me Avriti Chaudhary. She won the title of Miss Diva Supranational India 2020 and is on her way to represent India at Miss Supranational 2021. Hi Avriti, how are you doing? Hi Parul, I'm doing good. How are you? I'm good. How pumped are you? How are the nerves? Tell me all about it. Oh my God. I mean, if I think if I start talking about it, I won't be able to stop because I think I'm leaving on 29th. I'm very excited, but at the same time, there's a lot of mixed emotions that are coming in. I'm nervous, and since there are a lot of things that I have to do by myself now, so my mind keeps running on. Okay, will this happen? Will that happen? Will I be able to manage that? So. Yes, sometimes I do get nervous and everything, but I think I've prepared myself enough. It's just time for myself to tell me that I'm just going to nail it and breathe in, breathe out.
That's exactly what we like to hear from the India represent. So that's the mentality. Okay. How have you been prepping for Miss Supranational, especially during this pandemic? Because I imagine there must have been all sorts of unique hurdles due to COVID-19 that no one's heard of before. And, you have no idea how to tackle these things. So please give us an insight into that. I have had the most interesting training, I'll tell you, and no one can beat that because when it started, I had to do everything virtual because that was the only way to go about it. Absolutely. If people are working from home, then I can definitely train from home. So I was working out virtually. I was doing ramp walk virtually, which was challenging because it's not easy to figure out what my mentor is doing, what my trainer is doing, and then. But I would tell you that she's so amazing that even through virtual sessions, she was able to figure out what I'm doing wrong and guide me. Even with all these hurdles, I was still preparing myself. I have even done sometimes hair and makeup online when it was the Wow. need of the hour. So now I feel that I've become really accommodating to all of these things. You throw whatever at me, I'll do it. Ramp walking in person is only so hard, and doing it virtually is like sounds absolutely insane. I mean, I kudos to you. So now, of course, as we know, pageantry doesn't just end at fashion and talent, right? There's a whole humane side to it as well. A lot of people look up to you, and you end up getting a really large platform. I know you're an advocate for mental health and girl child education. So can you talk to me a bit more about the causes that are really close to your heart and why they matter to you? Definitely. Why girl child education is important to me is because I've seen my mother working for it since I was a little kid. She is a principal of an underprivileged girls' school. And since I was a little girl, I have seen her work for this passionately and put in so much efforts for more than 20 years. And I think that is something that I've taken from her. Why mental health is close to me is because I have had experiences of my own. When I was in high school, I was really bullied about the way that I look, my curly hair, and fact that I was kind of skinny. And when you are bullied about the way that you look, it really hits you hard. It hits your self-confidence, and it kind of makes you question yourself, your worth. And you're young at that age, you're a teenager. And I kind of grew up with low self-esteem and insecurities. But the fact that I'm able to talk about it now with you on an interview says that I was able to bring myself up from it. I was stuck at the same place. I don't think I would have started modeling, because if I was questioning myself, I would have been here. I would be going to represent India at such a huge platform. Right. And that is why it has brought me to advocate about it. And what I feel is the biggest step, the first most important step that we can take is just openly talk about it. Normalize conversations about mental health, that it is okay to talk about it. Just know that your mental health is just as important as your physical health. Because it's okay, we can talk about, if it's a fracture, it's seen, and you talk about it. You have a cold, you talk about it. It's like, yeah, I have a cold, I have a headache, I'm not feeling that well. Why can't you talk about that you're not feeling okay today and you would like to kind of take a break, or just things are getting overwhelming for you? It is okay to talk about it. And I think it's a great start. It's a long way to go, but it's a good start. Absolutely. Who would you say has been like your strongest pillar of support during this whole time? Like, who is your go-to person? My sister, my elder sister. She's 8 years older to me. And I'll tell you what, when I decided that I want to do modeling, get into modeling and pageantry, and so I first went to my sister and I told her that, I'm kind of thinking of changing my plans, but I want to try my shot at modeling or in the entertainment industry. So I kind of went to her, and then we had long conversations about how we need to bring this up to our parents and tell them how this would be possible, or it's feasible, or it's all right. It's a career option, and kind of change their perspective towards this field. So she has been my support always. She celebrated even the smallest things that I was doing. I would get, in the start, I would just do a collaboration shoot, like something that I'm not even paid for. And whenever there would be questions coming from my parents, and how will this happen, how will that happen, how will she earn, and what is she going to do long term in her life? So the first
battle. She would not let those questions come to me, but she will try to handle it from her end and then give me a heads up. Listen, if you hear something like that, this might come to you. You're supposed to say this, okay? Just stick to this. So he has been, my go-to person in all my difficulty and all the achievements that I've had. Older sisters are the best. I know because I am one. I do the same thing for my brother. Thank you so much for joining us, Avriti. I think I speak for all of India in wishing you all the very best. And we hope you go the whole way and bring the title of Miss Supranational home. Thank you so much, Parul. Thank you.